कैप्टन अमरिंदर ने तो कर्फ्यू लगा दिया, और आप उसी पंजाब से सांसद हैं, आपने परिस्थितियां देखी। कैप्टन अमरिंदर भी उतने ही मामलों में बहुत सख्त होने के ही जरिए आगे बढ़ रहे थे, और अब महाराष्ट्र में आपकी गठबंधन की सरकार है। तो आप इन राज्यों में जो आपके चीफ मिनिस्टर्स ने फैसले लिए, उसी को तो नहीं चुनौती दे रहे हैं, या उसी को तो रेट्रोस्पेक्ट में गलत नहीं ठहरा रहे? मनीष जी। अंजना जी, हम एक महामारी की बात कर रहे हैं, हम किसी के फैसलों को चुनौती नहीं दे रहे हैं। देखिए, रूडी जी हमारे पुराने मित्र हैं, हम लोग 1981 से एक दूसरे को जानते हैं, इकट्ठे पढ़े हैं, ये हमारे सीनियर हुआ करते थे पंजाब विश्वविद्यालय में। मैं इनकी बात की कदर करता हूँ, पर वास्तविकता ये है कि भारत का पहला केस 30 जनवरी 2020 को पाया गया। 31 जनवरी 2020 को हम अपने विद्यार्थियों को और प्रोफेशनल्स को वुहान से वापस लेके आए। 31 जनवरी से लेकर 23 मार्च तक कोई सरकार की तरफ से पुख्ता तैयारी नहीं की गई। इसके बावजूद कि पूरी दुनिया में, चाहे अमेरिका हो, चाहे इटली हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे स्पेन हो, इसका जो संक्रमण था वो देखने को मिल रहा था। 23 तारीख रात को प्रधानमंत्री जी ने बगैर किसी राज्य सरकार को भरोसे में लिए एक पूरे देश में यूनिलैटरल लॉकडाउन की घोषणा कर दी, और उस लॉकडाउन को क्रियान्वित करने के लिए एनडीएमए एक्ट के जो मिसलेनियस प्रोविजंस हैं, उन मिसलेनियस प्रोविजंस का सहारा लिया। प्रधानमंत्री जी की नीयत के ऊपर उस समय किसी ने शक नहीं किया, और पूरे देश ने उनके साथ कोऑपरेट किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई 21 दिन में ये जो इन्फेक्शन की चेन है, ये इन्फेक्शन की चेन को हमने तोड़ना है। जब वो 21 दिन पूरे हुए, प्रधानमंत्री जी फिर आए, उन्होंने कहा कि थोड़े और धैर्य की जरूरत है, इसको हम 19 दिन के लिए और बढ़ा रहे हैं। फिर सब लोगों ने प्रधानमंत्री जी का साथ दिया। पर वास्तविकता ये है कि 22 मार्च से लेकर आज तक जो वो वायरस के फैलने की का प्रोग्रेशन है, वो कम नहीं हो पाया। हम कर्व को फ्लैटन नहीं कर पाए, और उसका कारण ये है क्योंकि हमारे यहाँ पे उतनी टेस्टिंग क्षमता नहीं है। जिन देशों ने कर्व को फ्लैटन किया है, वुहान की आप बात कर लीजिए, जहां से लॉकडाउन शुरू हुआ, या स्पेन की बात कर लीजिए, या जर्मनी की बात कर लीजिए, या इटली की बात कर लीजिए, वहां पे बहुत अग्रेसिव टेस्टिंग हुई थी। इसीलिए लॉकडाउन के 12-13 दिन में जो कर्व था वो फ्लैटन हो गया था। पर भारत के परिप्रेक्ष्य में आज भी हम सिर्फ 70,000 टेस्ट कर पा रहे हैं। हमारा एवरेज टेस्टिंग रेशो शायद दुनिया के जो सबसे कम टेस्टिंग वाले मुल्क हैं उनमें आता है। तो इसलिए जो आपकी पीक है वो कभी आप डिटरमिन कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि 130 करोड़ लोगों को, आप चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार 130 करोड़ लोगों को टेस्ट नहीं कर सकती है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि स्मार्ट कंटेनमेंट शायद बेहतर रणनीति रहती। और आखिरी बात मैं ये कहूंगा अंजना जी, लॉकडाउन किसके लिए? 27-28 मार्च से जो मजदूर पलायन करना जिन्होंने शुरू किया, सड़कों पे निकल पड़े अपने बच्चों को लेकर, अपना सामान सिर पे उठा के हजारों किलोमीटर चल के अपने घर गए, उनके लिए तो कोई लॉकडाउन नहीं था। और ये खुदा की, भगवान की रहमत है कि कोई ऐसा बड़ा मानवीय नुकसान नहीं हुआ कि हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं वो ओवरफ्लो हो गए। क्योंकि अगर टेस्टिंग होना हो, अगर आप बीमार हैं, आपको सांस नहीं आ रहा, तो आप अस्पताल तो जाएंगे ना ही। जो हमारे क्रिमेशन ग्राउंड्स हैं या बेरियल ग्राउंड्स हैं, उनमें बहुत ज्यादा आपको देखा कि लोग मर रहे हैं। तो शायद क्योंकि अब इसके कई कारण है। कोई लोग कहते हैं कि जो दक्षिण एशियाई लोग हैं उनके ऊपर इसका संक्रमण कम है, कोई कहते हैं बीसीजी के कारण इसका संक्रमण कम है। पर वास्तविकता ये है
कि वो जो लोग जिनको क्वारंटाइन कैंप्स में रखा गया, 40 लाख लोगों को, जी। वहां पे कोई लंबी चौड़ी फिजिकल डिस्टेंसिंग तो थी नहीं। उसके अलावा जो 99 लाख लोगों को लाइनों में बिठा के खाना खिलाया गया, उसके अलावा जो करोड़ों लोग सड़क पे चल के अपने घर पहुंच गए, उनके ठीक है। लिए क्या लॉकडाउन?